अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे स्टेप्स इन कंडक्टिंग क्वालिटेटिव रिसर्च। मैं हूं आपका कोर्स इंस्ट्रक्टर डॉक्टर मोहम्मद वाजिद रज़ा। कोर्स का नाम है बिजनेस रिसर्च मेथड। क्वालिटेटिव रिसर्च क्या चीज़ है, इसके बारे में मैंने पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 12 में डिटेल डिस्कशन की है। आप उसको दोबारा रिपीट करें। यहाँ पे मैं सिर्फ इतना बता दूं कि क्वालिटेटिव रिसर्च हम कंडक्ट करते हैं जब हम मल्टीपल रियलिटीज़ के साथ फेस हों, जब हमें एम्बिग्विटी हो, जब हम न्यू चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहें, या फिर जब हम थ्योरी बिल्डिंग के बारे में बात करें तो हम क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं। Here are 7 steps to help structure your next qualitative research effort. These have been adopted from Johnson and Christensen 2012. You don't need to follow all these steps linearly or even include them all in your research, but having these steps should both help structure your next project. अब हम कोशिश करेंगे क्वालिटेटिव रिसर्च को 7 स्टेप्स में डिस्कस करें। ज़रूरी नहीं कि आप इन तमाम स्टेप्स को फॉलो करें, आप ये स्टेप्स ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप इनमें से कुछ स्टेप्स मर्ज भी कर सकते हैं, आप इन स्टेप्स को पैरेलल भी लेके चल सकते हैं। लेकिन अगर आप इन तमाम स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आपका रिसर्च प्रोजेक्ट की ज़्यादा चांसेस हैं कि वो सक्सेसफुली कंडक्ट हो जाएगा। सबसे पहले जो स्टेप है दैट इज डिटरमाइनिंग रिसर्च क्वेश्चन। कोई भी रिसर्च हो उसकी शुरुआत हमेशा प्रॉब्लम से होती है। जो भी आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट नजर आए उससे आपने रिसर्च क्वेश्चन फॉर्मुलेट करना है और उस रिसर्च क्वेश्चन पे आपने काम करना है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च और क्वालिटेटिव रिसर्च के क्वेश्चन में डिफरेंस होता है। क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम चीज़ों को मुतय्यन कर देते हैं और जस्ट उसको टेस्ट कर देते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च में हम वेरिएबल्स को पहले से आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, बल्कि हम एक्सप्लोर करते हैं, नई चीज़ें ढूंढने की कोशिश करते हैं। So focused questions are at the heart of actionable qualitative research. In fact, they are at the heart of good quantitative research as well. For example, are users not using the mobile app because of usability, security concerns, or something else? How do users make decisions about how to invest? Do they ask a friend, use a financial advisor, और research on their own? अब यहाँ पे देखिए हमने ऐसे रिसर्च क्वेश्चन किए हैं जो एक्सप्लोरेटिव इन नेचर है और इनके क्वेश्चंस के आंसर ज़्यादातर सब्जेक्टिव आएंगे जो हमें लीड करेंगे एक नई थ्योरी बिल्डिंग की तरफ। जब आपके पास रिसर्च क्वेश्चन क्लियर हो जाता है तो दूसरे स्टेप में आपने अपने स्टडी का डिज़ाइन बनाना होता है। क्वालिटेटिव स्टडी का रिसर्च डिज़ाइन क्वांटिटेटिव रिसर्च से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। गेटिंग इनपुट फ्रॉम यूजर्स इंस्टेड ऑफ जस्ट इंटरनल डिस्कशन इज एन एसेंशियल फर्स्ट स्टेप। आपने सिर्फ ये नहीं करना है एज ए रिसर्चर कि आप अपने ऑफिस या अपने ग्रुप के बीच बैठ के डिस्कशन करें और वहां से रिजल्ट जनरेट करें। बजाय इसके आपने क्या करना है, आपने यूजर्स जो आपका रिसर्च क्वेश्चन है उसके जो एक्चुअल यूजर्स हैं, जैसे पिछले स्लाइड में मैंने मोबाइल ऐप्स की बात की या फिर ऑनलाइन बैंकिंग या जो स्टॉक मार्केट वगैरह है इनकी बात की, तो इनसे आप खुद से अपनी राय डेवलप ना करें, ना अपने ग्रुप्स में डिस्कशन करें, बल्कि इसके बजाय आप इसके जो एक्चुअल एंड यूजर्स हैं उनके पास जाएं और उनसे डेटा लें, तो वो ज़्यादा यूजफुल, रिलायबल और रेलेवेंट होगा। So with research question defined, the what of the study has been established. अब जो भी क्वालिटेटिव स्टडी हो गई उसमें what का आंसर बहुत ज़रूरी है। what मतलब क्या, और यही क्या ही है जो आपको आगे ले जाके एक्सप्लोर करने की तरफ लेके जाता है। तो अब जब अपना रिसर्च क्वेश्चन क्लियरली आइडेंटिफाई कर देते हैं तो आपका जो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है what, वो ऑलमोस्ट क्लियर हो जाता है। अब व्हाट हो गया है मतलब हमने क्या करना है, अभी हमें कुछ और जवाब देने हैं। आपने जो अपनी रिसर्च डिजाइन करना है उसमें आपने व्हाट, हु, व्हेन, वेयर एंड हाउ, इन चीज़ों का आंसर देना है, इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, इन्हीं को मद्देनजर रखते हुए आपने अपने रिसर्च डिज़ाइन को फाइनल करना है। तो व्हाट से मुराद आपका रिसर्च क्वेश्चन है। अब आपका रिसर्च क्वेश्चन हो गया है तो व्हाट का आंसर आपको मिल गया है। अभी आपने काम करना है हु, कि हमने डेटा किन से लेना है, व्हेन, उनसे डेटा कब, किस टाइम, कौन सी सेटिंग्स में लेना है, वेयर मतलब सेटिंग्स, और हाउ, उनसे डेटा किस तरीकाकार से लेंगे, क्वेश्चन यूज करेंगे, इंटरव्यूज करेंगे, फोकस ग्रुप करेंगे, कौन सा तरीका यूज होगा। स्टेप 2, अब अगर हम ये जो स्टेप 2 को कंटिन्यू करते हैं, हु क्या चीज है जी, फॉर इन पर्सन सेशंस फिगर आउट हु विल बी अटेंडिंग, बोथ द टाइप ऑफ पार्टिसिपेंट्स एंड द फैसिलिटेटर्स। रिसर्च डिजाइन में आपने ये बात क्लियर करके लिखनी है, आपने बतानी है कि कौन आपके सेशंस को अटेंड करेगा, आपके रिस्पोंडेंट्स कौन होंगे जो सेशंस आप कंडक्ट कर रहे हैं, चाहे वो इंटरव्यू सेशन है, चाहे वो फोकस ग्रुप है, चाहे वो एक्सपेरिमेंट्स है, इनमें कौन कौन पार्टिसिपेशन करेगा, फैसिलिटेटर कितने होंगे, कंडक्टर कितने होंगे और रिस्पोंडेंट्स कितने होंगे, तमाम आपने क्लियर कट
कंडक्ट करके बताने हैं, उनका क्राइटेरिया आपने बताना है कि किस क्राइटेरिया के बेस पे आपने ये बंदे चूज किए हैं। उस क्राइटेरिया को फॉलो करना है आपने तमाम रिस्पोंडेंट को चूज करने के लिए। अब अगर आपको क्राइटेरिया की समझ नहीं आती तो ये तब होगा जब आप अपने लिटरेचर रिव्यू पढ़ेंगे, आपको चीज़ों का इन डेप्थ पता चलेगा, तभी आपको पता चलेगा कि आपके स्टडी को कंडक्ट करने के लिए कौन से रिस्पोंडेंट ज़्यादा रेलेवेंट है। Where determine if you will collect data at participants' home, in a copy shop, in a company conference room or in a usability lab. अब दूसरा सवाल ये है कि जो आपकी सेटिंग है, आपकी जो स्टडी की सेटिंग है वो कहाँ पे होगी। सेटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अभी आपने डेटा कहाँ लेना है? क्या कॉफ़ी शॉप में बैठ के कॉफ़ी पीते हुए आपने इंटरव्यू लेनी है? आपने उनके घरों में जाके उनके घर में इंटरव्यू लेनी है? आपने उनको किसी लैब में बिठा के एक्सपेरिमेंट करवाना है? आपने उनको कोई पायलट सेटिंग करवानी है, कोई सेटिंग करके लैब वगैरह वहाँ पे बिठा के उनसे डेटा लेना है? ये चीज़ें भी आपने क्लियर कट करके बतानी होती है और ये आप तुक्के से नहीं बताते, बल्कि ये आपके रिसर्च स्टडी जो उनका ऑब्जेक्टिव है, जो क्वेश्चन है, उस पर डिपेंड करता है। वहां से आपको पता चलेगा कि आपने स्टडी कहाँ करनी है। व्हेन का मकसद है कि ये स्टडी आपने कब करनी है, किस टाइम करनी है। अगर एक दिन में करनी है, एक हफ्ते में करनी है, बार बार दोहरानी है या एक ही जगह करनी है, कौन से टाइम पीरियड पे करनी है, ये तमाम बातें भी आपने अपने स्टडी डिजाइन में क्लियर करके लिखनी होती है। हाउ, अब जो चौथा अहम स्टेप है वो है कि हम अगर डेटा कलेक्ट करने जा रहे हैं, स्टडी कंडक्ट करने जा रहे हैं, तो इसके लिए डेटा कलेक्शन कैसे होगी। सो वर्क आउट द डिटेल्स ऑफ व्हाट द पार्टिसिपेंट्स विल डू इफ एनीथिंग एंड व्हाट यू नीड टू हैव रेडी टू कलेक्ट डेटा। अब अगर आपने कोई एक्सपेरिमेंट करना है तो आपको शुरू से ही ये पता होना चाहिए, आपको तमाम चीज़ें स्ट्रीमलाइन करनी है कि जो पार्टिसिपेंट्स आएंगे उन्होंने कौन कौन सी एक्टिविटीज करनी है, कौन से टाइमिंग्स में करनी है और कैसे करनी है, आपने उनको फैसिलिटेट कैसे करना है, आपके पास इन तमाम एक्सपेरिमेंट्स को करने के लिए कौन सी चीज़ें होना ज़रूरी है। अभी अगर आपने इंटरव्यू कलेक्ट करना है तो इंटरव्यू की सेटिंग्स आपने सही करनी है। इंटरव्यू आप कैसे कलेक्ट करेंगे, ऑनलाइन होगी या कोई ख़ास जगह का तयन किया होगा, उसमें क्वेश्चंस कौन से होंगे, रिकॉर्डिंग के लिए आपके पास कोई ऐप वगैरह है या नहीं है, ये तमाम चीज़ें आपने रेडी करके लेके जाने हैं। When attending a remote location, we come equipped with a notepad and a portable usability lab, basically a laptop, webcam and software. जैसे मैंने कहा, अगर आपके प्रैक्टिकली या आपकी जो फिजिकली लोकेशन या फिजिकल इंटरव्यू पॉसिबल नहीं है तो आप ये वर्चुअली भी कर सकते हैं। उस केस में आप इन आईटी इक्विपमेंट्स का सहारा ले सकते हैं और इससे अपनी इंटरव्यू सक्सेसफुली कंडक्ट कर सकते हैं। In case of interview, you must take with yourself paper, recording devices and a helper. ये मैं पिछले लेक्चर में बड़ी डिटेल से बताया है कि अगर आपने इंटरव्यू कंडक्ट करनी है तो आप अकेले ना जाएं, अपने पास पेपर, पेन वगैरह, रिकॉर्डिंग डिवाइस, ये चीज़ें लेके जाएं ताकि आपसे कोई इंपॉर्टेंट रिस्पांस मिस ना हो। अपने साथ हेल्पर भी लेके जाएं ताकि वो आपकी इंटरव्यू रिकॉर्ड करें, ताकि आप इसको बाद में बार बार सुने और इससे यूजफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सके। इस पर डिटेल डिस्कशन मैंने लेक्चर 11 में की है, आप काइंडली उसको ज़रूर देखिएगा। अब जब आपने सेटिंग वगैरह स्टडी डिज़ाइन फाइनल कर लिया है कि कौन से लोग होंगे, कहाँ पे होंगे, कितनी फ्रीक्वेंसी की डेटा लेनी है, इसके बाद जो अहम स्टेप है वो है कि आपने डेटा कलेक्ट करना है। तो डेटा कलेक्शन के लिए आपने इन बातों का ख्याल रखना है। द क्वालिटेटिव रिसर्चर शुड एज्यूम द रोल ऑफ एन अनअब्स्ट्रक्टिव ऑब्जर्वर। जो रिसर्चर है, जो डेटा इकट्ठा कर रहा है, उसने इस डेटा कलेक्शन के प्रोसेस में प्योरली अनबाइज्ड रहना है, अपने बाइस को उन्होंने कम रखना है और उसने सिर्फ एक अनअब्ट्रूसिव ऑब्जर्वर का रोल प्ले करना है। उन्होंने इस इंटरव्यू में इंटरप्शन नहीं करनी, बल्कि इसको जस्ट मॉडरेट करना है। द इंटरव्यू मस्ट हैव लिटिल इम्पैक्ट ऑन द सेटिंग बीइंग ऑब्जर्व्ड। बड़ी अहम बात है कि जो इंटरव्यूअर है वो कोशिश करेगा कि जो सेटिंग्स हैं उसमें वो अपनी तरफ से कम असरअंदाज हो। कोशिश रखे कि वो नेचुरल रखा जाए ताकि रिस्पोंडेंट नेचुरल सेटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा रेलेवेंट रिस्पॉन्स दे सके। क्वालिटेटिव रिसर्च इज ऑफन यूज्ड सिनोनिमसली विद small samples, but one can take a qualitative approach to larger sample size, more than 50 participants. अब जब भी क्वालिटेटिव रिसर्च की बात होती है तो अक्सर हमारे जहन में आता है कि यहाँ पे तो डेटा अवेलेबल नहीं होगा और ज़्यादातर इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं तो ये हम 30, 40 या 50 लोगों से कर लेते हैं, तो ये काफ़ी होते हैं क्योंकि उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू में चेवर हो जाते हैं। लेकिन ज़रूरत पड़ने के बाद आप इसको ज़्यादा सैम्पल्स पे भी लेके जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप 30-40 बंदे ही करें, आप 100-200 बंदों का इंटरव्यू या एक्सपेरिमेंट्स भी कर सकते हैं।
अब आप क्वेश्चन ये आता है कि कितने रिस्पोंडेंट ज़रूरी है, 30 काफ़ी हैं, 50 काफ़ी हैं। तो इसके लिए कोई ख़ास ट्रिक नहीं है, बल्कि इसको सॉल्व करने के लिए एक सब्जेक्टिव एनालिसिस हम यूज़ करते हैं कि जब भी आपका रिस्पॉन्स मैच्योर हो जाता है, तो आपने अपनी इंटरव्यू उसी वक्त रोक लेनी है। रिस्पॉन्स मैच्योरिटी भी मैंने लेक्चर नंबर 12 में बड़ी डिटेल से डिस्कस की है, वहाँ जाके उसको पढ़ें। यहाँ मैं इतना बता दूँ कि जब आप इंटरव्यू ले रहे हैं और जो रिस्पोंडेंट आपको इंटरव्यू दे रहा है और उसमें वो कोई नई बात नहीं बता रहा, कि वो वही बातें बता रहा है जो पिछले 40 या 50 इंटरव्यूअर्स ने बताए हैं, तो इसका मकसद है कि आपका इंटरव्यू मैच्योर हो गया है, न्यू इन्फॉर्मेशन नहीं आ रहे, उस वक्त आप अपनी इंटरव्यू स्टॉप कर सकते हैं। मतलब उसके बाद फिर बाकी इंटरव्यू कंडक्ट करना ज़रूरी नहीं। द इंटरव्यूअर मस्ट मॉडरेट द इंटरव्यू, ही मस्ट ट्राई हिज बेस्ट टू स्टे अनबाइज्ड। एज ए इंटरव्यूअर आपने पूरी कोशिश करनी है कि आप इंटरव्यू को मॉडरेट करें, इस प्रोसेस को फैसिलिटेट करें। आप कोशिश करें कि ऐसे क्वेश्चंस पूछें जिससे इंटरव्यूअर रिलैक्स हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको कम्युनिकेट कर सके। चौथे स्टेप में आपने डेटा एनालाइज करना है। अब क्वांटिटेटिव रिसर्च में तो डेटा एनालिसिस बड़ा आसान होता है, आपके पास न्यूमेरिकल फॉर्म में डेटा आ जाता है और आप उसको डिस्क्रिप्टिव या फिर इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक के जरिए उससे इंफॉर्मेशन अखज़ कर लेते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च में आपका डेटा क्वालिटेटिव होता है, या तो आपके पास वीडियोज आ जाते हैं, या फिर ऑब्जर्वेशन होते हैं, या फिर इंटरव्यूज की सूरत में आपके पास अच्छा खासा टेक्स्ट आ जाता है, इसलिए उनको एनालाइज करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो अरेंज द डेटा इन सिस्टमेटिक वे। अब आपने अगर फॉर एग्जाम्पल इंटरव्यूज किए हैं और आपने वो रिकॉर्ड किए हैं, तो सबसे पहले तो इसको सिस्टमेटिक वे में अरेंज करें, उन इंटरव्यूज को टाइप करें। टाइप करने के बाद उनके अंदर एक बेहतरीन किस्म का मतलब समरी या कंक्लूजन, उस बेहतरीन किस्म की मेथोडोलॉजी से उसके समरी निकालें, कोई थीम निकालें, उसको सिस्टमेटिक वे में वो पूरे इंटरव्यू को अरेंज करें। फिर उसके बाद थेमेटिक एनालिसिस करें। थेमेटिक एनालिसिस पे भी मैंने लेक्चर नंबर 12 में काफ़ी डिटेल से डिस्कशन की है। यहाँ पे मैं इतना बता दूं कि जो इंटरव्यू आपने ली है उसका एक सेंट्रल थीम आपने ढूंढना है। हर एक इंडिविजुअल इंटरव्यू को आपने पढ़ना है गौर से और उसे एक थीम अखज़ करना है कि ये बंदा क्या बता रहा है, कौन से रीजंस के बारे में वो बात कर रहा है। फिर उनसे एक कॉमन थीम एक्सट्रैक्ट करें। 40-50 इंटरव्यूज हैं, उसके बाद आपके पास 40-50 थीम्स आ जाएंगे। उन सारी थीम्स को फिर पढ़ें और कोई एक ऐसा थीम बनाएं जो एक 40-50 थीम्स को कंक्लूड करें, उनको ये रिप्रेजेंट करें। और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट बनाएं और अपनी थ्योरी बिल्ड करें। So qualitative data refers to non-numeric information such as interview, transcript, notes, video and audio recording, images and text documents. Qualitative research में आपके पास qualitative data आएगा और qualitative data इन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है जो मैंने यहाँ पे लिस्ट किए हैं। इनको एनालिसिस करने के लिए आप मुख्तलिफ टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कंटेंट एनालिसिस कर सकते हैं, नैरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं, डिस्कर्स एनालिसिस कर सकते हैं, फ्रेमवर्क एनालिसिस कर सकते हैं, या फिर आप ग्राउंडेड थ्योरी एनालिसिस कर सकते हैं। कंटेंट एनालिसिस में आप क्या करते हैं? प्रोसेस ऑफ कैटेगराइजिंग वर्बल और बिहेवियरल डेटा टू क्लासिफाई, समराइज एंड टेबुलेट द डेटा। इसमें आप जस्ट डेटा के कंटेंट को देखते हैं, उसको आप प्रोसेस करते हैं। कंटेंट मतलब उस डेटा के अंदर मवाद क्या है। जैसे एक बुक है तो बुक के अंदर जो टेबल ऑफ कंटेंट है वो आपको पूरा बता देता है कि इस बुक में कौन से कंटेंट्स हैं। इस तरह कंटेंट एनालिसिस में आप तमाम इंटरव्यूज का या फिर एक्सपेरिमेंट के कंटेंट को लेके उनको आप समराइज करते हैं, मतलब कि उनके टेबल्स बना लेते हैं, उनके फिगर्स बना लेते हैं, उनको क्लासिफाई कर देते हैं डिफरेंट हेडिंग्स के दौरान, डिफरेंट डेमोग्राफिक्स के बेस पे, और उससे फिर आप अपने नताइज अखज़ कर लेते हैं। नैरेटिव एनालिसिस एक और तरीकाकार है। इसमें हम क्या करते हैं कि इट इन्वॉल्व्स द रिफॉर्मुलेशन ऑफ स्टोरीज presented by respondents taking into account context of each case and different experiences of each respondents. नैरेटिव एनालिसिस में आपने ये करना है कि जो स्टोरीज आपके सामने आई हैं इंटरव्यूज लेते हुए, उनको आपने दोबारा रिफॉर्मुलेट करना है, उनको आपने दोबारा पढ़ना है, उनको आपने समझना है, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में जो आपने इंटरव्यूज लेने हैं उनको आपने समझना है, जो डिफरेंट लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं उनको आपने समझना है, और उसके बाद ही आपने एक सेंट्रल थीम निकालना है उस इंटरव्यू से। डिस्कर्स एनालिसिस में क्या होता है कि जनाब ये एक मेथड है, अ मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ नेचुरली अकरिंग टॉक इन ऑल टाइप ऑफ रिटन टेक्स्ट। ये असल में जब एक डायलॉग होता है दो पार्टीज के बीच, तो उस डायलॉग्स को हम कह सकते हैं कि एक डिस्कर्स है, और जब उस आप डायलॉग की एनालिसिस करते हैं उससे आप कोई नतीजा अखज़ करते हैं तो इसको आप डिस्कर्स एनालिसिस कह सकते हैं। Framework analysis, this is more advanced method that consists of several stages such as familiarization, identifying a thematic framework, coding, charting, mapping and interpretation. अब जब मैं बार बार
थीमेटिक एनालिसिस की बात कर रहा हूं तो असल में वो यही फ्रेमवर्क एनालिसिस की बात करता है। इसमें आपने क्या करना है, ये ज़्यादातर रेलेवेंट मेथड आपका क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए ये है। इसमें आप डेटा को मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजारते हैं, उसके बाद ही आपके रिजल्ट्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जब आप इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं, उसको सबसे पहले आप पढ़ते हैं, उससे खुद को फेमिलराइज करते हैं, उसको समराइज करते हैं, फिर उस इंटरव्यू में बीच में से एक सेंट्रल थीम आइडेंटिफाई करते हैं, उस थीम के बाद आप एक फ्रेमवर्क बनाते हैं। आप उसकी कोडिंग भी कर सकते हैं किसी सॉफ्टवेयर में, जैसे एक्सेल है या एसपीएसएस है या फिर कोई और सॉफ्टवेयर है। फिर आप उसकी मैपिंग करते हैं और आखिर में आप जो आपके पास मैपिंग मतलब कि जो थीम आपके पास आए हैं मुख्तलिफ थीम, उनको आप एक सेंट्रल थीम तक समराइज करते हैं और आखिर में फिर आप इसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं और एक थ्योरी बिल्ड करते हैं। ग्राउंडेड थ्योरी क्या है, ये भी एक तरीकाकार है जिससे आप क्वालिटेटिव रिसर्च कर सकते हैं। दिस मेथड ऑफ क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस स्टार्ट्स विद एन एनालिसिस ऑफ सिंगल केस टू फॉर्मुलेट अ थ्योरी, देन एडिशनल केसेस आर एग्जामाइंड टू सी इफ दे कंट्रीब्यूट टू द थ्योरी। इस केस में आप एक सेंट्रल केस लेते हैं, उस सेंट्रल केस से आप कुछ वेरिएबल्स, कुछ डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं, जिससे आप एक थ्योरी बनाते हैं कि जो एक काम हुआ है उसके पीछे ये वेरिएबल्स कार फरमा है। जब आप एक थ्योरी डेवलप कर लेते हैं तो फिर उसके बाद आप और रिस्पोंडेंट्स या और उससे रिलेटेड केसेस लेते हैं और इन्हीं केसेस में फिर देखते हैं कि जो वेरिएबल्स लिए हैं, जो आपने थ्योरी बनाई है, क्या वो उन केसेस को भी एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा। तो जो आपने एक केस की बुनियाद पर एक थ्योरी डेवलप की है, अगर वो दूसरे तीसरे केसेस को वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा तो आपकी थ्योरी गलत है, आपने इसको दोबारा रिविजिट करना है। लेकिन जो थ्योरी आपने बनाई है, अगर वो उन बाकी केसेस पे भी कारआमद है, उनको भी सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी जो आपने यहाँ पे इंटरप्रिटेशन की है केस की, वहां से जो कंक्लूजन आपने ड्रा किया है दैट इज करेक्ट, और आप इसको जनरलाइज कर सकते हैं। फिफ्थ स्टेप में आपने क्या करना है, अपनी फाइंडिंग्स को जनरेट करना है। व्हाट वाज लर्न फ्रॉम एंगेजिंग यूजर्स, दिस स्टेप इन्वॉल्व्स सिंथेसाइजिंग दिस copious amount of notes, videos and artifacts. As many of the respondents from participants will be open-end, there will be a need to identify patterns. अब इस स्टडी में आपने इस स्टेप में आपने अपने फाइंडिंग्स को जनरलाइज करने हैं। आप गौर करें कि जो आपने यूजर्स एंगेज किए थे, जो इंटरव्यूज आपने लिए हैं, जो एक्सपेरिमेंट्स आपने लिए हैं, उनसे आपने क्या सीखा, एक सेंट्रल थीम अखज़ करें। लेकिन यहाँ पे याद रखिए कि आपके पास एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होगा, क्योंकि आप ऑब्जर्वेशन करेंगे, आप इंटरव्यू लेंगे, तो आपके पास हज़ारों नोट्स होंगे, बहुत ज़्यादा वीडियोस होंगी, ऑब्जर्वेशंस होंगे, टेक्स्ट फॉर्म में डेटा होगा। तो उनको आपने, जैसे मैंने पहले कहा, कोडिंग करनी है, उनको समराइज करना है, एक सेंट्रल थीम आपने ढूंढना है और उसके बाद आपने एक पैटर्न आइडेंटिफाई करना है उन तमाम थीम्स के माबेन, एक ऐसा पैटर्न जो सबको तकरीबन उसी तरीके से एक्सप्लेन कर सके। For example, when we were interviewing users about why they didn't pay their credit card bills on their mobile phone, we didn't ask user if they had a security concern. Instead, many of them voiced the concern in their own words and stories. अब यहाँ पे देखें, अगर आप सपोज एक इंटरव्यू ले रहे हैं कि जनाब लोग मोबाइल बिल जो है वो अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे क्यों नहीं करते, तो हम उनसे नहीं पूछते हैं कि जनाब क्या आपको सिक्योरिटी की वजह से तो खतरा नहीं है, डेटा जो सिक्योरिटी है या जो फिर आईटी थेफ्ट होता है उसकी वजह से तो आप नहीं घबराते हैं। हम कतआन ऐसे क्वेश्चन नहीं करते, बल्कि हम उनसे पूछते हैं कि क्या वो वजूहात हैं जिसकी वजह पे वो पेमेंट नहीं कर रहे हैं। तो हो सकता है वो खुद से ही बहुत से ऐसे रिस्पॉन्डेंट्स हो जो वो कहें कि सिक्योरिटी भी होती है, सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं जिसकी वजह से वो ये लोग क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल से तजावुज से वो खुद को रोकते हैं। तो इस तरह आपको नई चीजें मिल जाती हैं, एक सेंट्रल थीम आपको मिल जाता है। अब आपने स्टेप 6 में अपने फाइंडिंग्स को वैलिडेट करना है। टू वैलिडेट फाइंडिंग्स यूज अदर मेथड्स इंक्लूड सर्वेज और एडिशनल सोर्सेज। आपने अपने फाइंडिंग वैलिडेट करने हैं तो इसको वैलिडेट करने के लिए आप सर्वे कर सकते हैं या फिर आप इसके अलावा और भी कई टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। इज हार्ड टू एस्टेब्लिश एक्सटर्नल वैलिडिटी, दैट इज टू प्रोवाइड corroborating evidence that the finding aren't just the opinion of the researcher. क्वालिटेटिव रिसर्च में एक बड़ी खामी है कि इसके फाइंडिंग्स को आप आसानी के साथ जनरलाइज नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको हमेशा ये शॉर्टकमिंग्स का सामना करना पड़ता है कि जो फाइंडिंग्स आपने लिए हैं उसको आप प्रेजेंट करते हैं तो आपकी एक क्रिटिसिज्म हो सकती है कि ये हो सकता है आपकी अपनी ओपिनियन हो। आप कैसे इसको जनरलाइज कर सकते हैं कि पूरे माशरे की ये ओपिनियन है जो आपने ये दिया है या पूरी सोसाइटी का ओपिनियन है। तो अक्सर क्वालिटेटिव रिसर्च में ये आपको एक शॉर्टकमिंग का सामना करना पड़ता है। ये बड़ा मुश्किल होता है कि आप लोगों से इंटरव्यूज से जो अपने फाइंडिंग अखज़ किए हैं आप ये इस तरह प्रेजेंट करें कि ये उन्हीं क्या ओपिनियन है, ये आपका अपना ओपिनियन नहीं है। तो इसको हल करने के लिए बड़े अप्रोचेस रिसर्चर यूज कर सकते हैं। सो वन अप्रोच टू मिनिमाइज दिस
is that researcher bias is to include a section on the interviewer or principal investigator's background and how it might influence their conclusion. ये भी आप कर सकते हैं कि रिसर्चर जो ये बाइस है इसको कम करने के लिए आप जो इंटरव्यूअर है या फिर जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर है उनका एक इंटरव्यू कंडक्ट करें और उसके पर्सनल बैकग्राउंड और उन चीज़ों के बारे में पता करें और उसके बाद फिर आप कोशिश करें कि जो बाइसेस आ सकती हैं उनको समझें और उनको रिड्यूस करने के लिए स्ट्रेटेजी डिज़ाइन करें. Having recordings of session and detailed notes, ये बड़ा अहम टेक्निक है. जब भी आप इंटरव्यू लेते हैं तो उस वक्त अगर आप रिकॉर्डिंग कर लेते हैं और नोट्स वगैरह ले लेते हैं तो ये फिर बाद में आप ऐसे एविडेंस प्रूफ पेश कर सकते हैं कि इन वीडियोस और इन नोट्स की बुनियाद पे हमारी ये फाइंडिंग्स हैं, ये हमारी अपनी फाइंडिंग्स नहीं है. इसके ज़रिए आपके वो रिजल्ट्स आपके वैलिडेट हो सकते हैं. ये जो ऊपर वाला स्टेप है इसमें अगर आपने किसी की फाइंडिंग्स वैलिडेट करने हैं तो आप उस रिसर्चर का इंटरव्यू लेते हैं, जिस बंदे ने रिसर्च कंडक्ट किया है उसका इंटरव्यू ले लेते हैं और वहाँ से आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाता है कि वाकई ये जो फाइंडिंग्स आई हैं ये इसकी अपने ओपिनियन है या इसके अपनी ओपिनियन का इसमें कितना अमल दखल है. उससे भी आप कर सकते हैं या फिर आप उनसे मांग सकते हैं कि आपकी वीडियोस जो आपने नोट्स दिए हैं, वीडियोस दिए हैं वो आप हमें दिखाएं ताकि हम उसको देखें. उससे भी आपके फाइंडिंग्स वैलिडेट हो सकते हैं. Including verbatim along with the interpretation also helps other see how the conclusions were drawn. आप इसमें verbatim भी इंक्लूड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हेल्प मिलती है. जो नोट्स आपने लिए होते हैं, जो एक्स्ट्रा मटेरियल आप प्रोवाइड करते हैं, उससे भी दूसरे लोगों को अच्छा खासा पता चल जाता है और वो आपके रिजल्ट्स को वैलिडेट कर लेते हैं. आखिरी स्टेप में आपने रिपोर्ट लिखना है. रिपोर्ट मतलब जो आपकी फाइंडिंग्स आई हैं उसको भी आपने लिखना है और जितना प्रोसीजर आपने किया है, जितने सेटिंग्स आपने डिफाइन किए थे, सेटिंग्स कैसे लिए हैं, रिस्पोंडेंट कैसे लिए हैं, रिसर्च क्वेश्चन क्या था, रेलेवेंट लिटरेचर क्या है, थीम अखज़ करने के लिए आपने मेथोडोलॉजी कौन सी यूज़ की है, रिसर्च वैलिडेट कैसे किए हैं, कंक्लूजन वगैरह, ये तमाम आप एक रिपोर्ट की सूरत में लिख लेते हैं और वो फिर आप पब्लिश भी कर सकते हैं और अपनी डिग्री या फिर जो भी आपका बिजनेस रिसर्च प्रॉब्लम है उसमें वो आप प्रेजेंट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.